इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। होमोजेनियस हो गया था, लीनियर का फर्स्ट फॉर्म हो गया था। इक्वेशन जो है वो रिड्यूसिबल लीनियर फॉर्म में कैसे होगा? पहले बताया था कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, या p और q जो होता है वो फंक्शन ऑफ x। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग प्रीवियस टॉपिक किए थे यहाँ पे। तो इसका हम सोल्यूशन कैसे फाइंड करें? इसका मतलब कि यहाँ जो p और q होता है दिस इज द फंक्शन ऑफ x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है। अगर यहाँ dy बाई dt भी होगा तो p एंड q इज द फंक्शन ऑफ t। इस केस में क्या होता है, इसमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर p dx। अगर यहाँ dt होगा तो p dt कर दो। ये p इज द फंक्शन ऑफ और q बोथ आर फंक्शन ऑफ x1। तो ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इसका जो सोल्यूशन आता है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, प्लस इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस ऑफ c, वेयर c इज द इंटीग्रेशन ऑफ। फिर आसानी से हम कर पाते हैं इसको। ये हमने बताया, इस पे आधारित ये क्वेश्चन किया गया था। नाउ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, इसको हम बर्नौली इक्वेशन भी कहते हैं कि dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू वाई टू द पावर n। प्रॉब्लम क्या है कि अगर y पावर n यहां से हट जाता तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता, p और q फंक्शन ऑफ x हो जाता। तो इसको चेंज करने के लिए पहले हम करते क्या है, इस बर्नौली इक्वेशन जो है इसको लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे y पावर n से बोथ साइड। तो ये हो जाएगा y पावर माइनस n dy बाई डी एक्स p y टू द पावर माइनस n प्लस वन इक्वल टू q। अब इसी का देखो यह डिफरेंशिएशन है y माइनस n, इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे माइनस वन हो जाएगा तो y माइनस वन। तो इस वैल्यू को आप t मान लीजिए, y टू द पावर माइनस n प्लस वन, इसको हम t ले लेते हैं। When you find t, now differentiate इसको, तो ये क्या हो जाएगा माइनस n प्लस वन और y टू द पावर माइनस n dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो y माइनस n dy बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट, इसको इस साइड कर दोगे तो वन अपॉन वन माइनस n डी टी अपॉन डी एक्स। अब ये वैल्यू यहाँ पे अगर हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में तो dy बाई डी एक्स की जगह पे आपका ये आ जाएगा y माइनस n, इस इक्वेशन में पुट करें y माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स। तो y माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे वन अपॉन वन माइनस n डी टी अपॉन डी एक्स प्लस p है और ये t हो गया पी टी इक्वल टू q। अब यहाँ वन अपॉन वन माइनस n है, इसको हम इधर अब सब में मल्टीप्लाई वो कर दें, एलसीएम कर लें तो ये हो जाएगा वन माइनस n यहाँ पे आ जाएगा और q भी वन माइनस n। तो ये जो होगा वो फॉर्म p वन माइनस n, ये क्या है कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, p और q फंक्शन ऑफ x है। अब यहाँ पे हो गया t यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इज इंडिपेंडेंट, t इज डिपेंडेंट, तो यहाँ पे भी t होना चाहिए, वो t है ही, और ये p और q फंक्शन ऑफ x है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये लीनियर हो गया। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, तो e टू द पावर p वन माइनस n ये आ जाएगा। तो दिस इज लीनियर p। ओके, तो इस तरह से हम इसको फॉर्म कर लेंगे। फिर सेम आप
वहां से कर पाएंगे। अच्छा, अब इस तरह से आप देखो यहाँ पे x dy बाई डी एक्स है, ये y है x क्यूब वाई 6 है। तो पहले तो हम x से इसको डिवाइड कर दें, तो ये dy बाई डी एक्स 1/x y x स्क्वायर y की पावर 6, ये हो गया इसको। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6 है। अब ये देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स प्लस सम पी वाई 1/x, यानी p की जगह पे 1/x है y, और दिस इज एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 6। तो ये किस फॉर्म का हो गया, यहाँ पे केवल y है और ये y अब पावर n है, यानी बर्नौली फॉर्म हो गया। अब इससे हमको क्या करना होगा, पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना। तो इसको डिवाइड करोगे, यानी y पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो 1/y पावर 6 डी बाई डी एक्स, 1/x पहले से है, वहां पे y है और y के पावर 6 है, तो इधर करेंगे y के पावर -5, ऊपर लिखेंगे इसको, नीचे नहीं, y के पावर -5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और यही हमने बताया कि y के पावर -5 को अगर आप t मानोगे तो ये वैल्यू जो होगी वो तुरंत सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो इन दिस केस कुछ लोग को ज्वाइन कराना पड़ रहा है, इसलिए जो लोग ज्वाइन करते जाएं अपना चैट बॉक्स में नाम जरूर लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने बता रहे थे, तो y की पावर -6 को आप t मान लो या v मान लो, जो भी है, y पावर -5 इज दैट, तो y पावर -5 इक्वल टू v, सो दैट व्हाट इज, अब यहां से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -5 y पावर -6 dy बाई डी एक्स इक्वल टू dv अपॉन dx, यानी y पावर -6 dy बाई dx क्या हो गया, -1/5 dv अपॉन dx। अब यहाँ पे पुट कर दो, तो इसके जगह पे यह वैल्यू आ गई -1/5 dv अपॉन dx, ये है 1/x और ये v हो गया इक्वल टू एक्स। अब ये -1/5 को इधर भेज देते हैं, तो dv अपॉन dx ये माइनस हो जाएगा 5 अपॉन एक्स वी, और ये हो गया -5x²। अब ये किस फॉर्म का हो गया, लीनियर फॉर्म हो गया, क्योंकि यहाँ जो p है, p इज द so p is here, p is -5/xb और दिस इज -5x²। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब p की वैल्यू क्या है, -5/x है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -5/x dx। इसका मतलब क्या हो गया, e टू द पावर -5 log x, तो ये इसको हम इधर भेज देंगे, तो ये हो गया x के पावर -5 और e टू द पावर log दिस वैल्यू इज x, तो यहाँ पे x क्या है, वो x के पावर -5 है, तो x के पावर 5 या इसी को लिख सकते हैं 1/x टू द पावर, सिंपल। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो सोल्यूशन इसका क्या होगा, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, v है, यही है हमारा लीनियर इक्वेशन, तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/5 x पावर 5 इक्वल टू होल का इंटीग्रल जो भी है यहाँ पे q, इंटीग्रल ऑफ -5x² इंटू 1/x के पावर। इसको यहाँ से क्या करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, जैसे x के पावर 3 x के पावर 3 और इसको इंटीग्रेट करेंगे, देन यू कैन फाइंड दिस थिंग, सिंपली आ जाएगा, ये हो जाएगा -3, तो -3 + 1 यानी -2 अपॉन -2, तो माइनस फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो x के पावर -1/2 + 6, तो ये इसका। अब v की वैल्यू जो है यहाँ पे रख देंगे, v हमारा क्या था, y की पावर -5, तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से हमें जो है, अगर इक्वेशन जिसको बर्नौली इक्वेशन करते हैं, तो उसका फॉर्म ध्यान रखना होगा कि dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू वाई टू द पावर n। यदि ऐसा है देन
हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म माने dy by dx plus py equal to q where p and q is the function of x। अब dy by dt भी लिखेंगे तो अब t वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि p और q इज द फंक्शन ऑफ t। तो वेरिएबल कोई भी हो, वेरिएबल से हमें नहीं पता कि x ही लिखा है t नहीं लिखा, t आ गया u आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, dy by du है यानी p और q इज द फंक्शन ऑफ u ओनली, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर्म उसी का होगा। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो dy by dx माइनस वाई टेन एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स। सब कुछ यहाँ पे ठीक है, ये टेन एक्स है माने dy by dx माइनस टेन एक्स वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स। बस यहाँ पे जो q है p, तो p क्या है y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट क्या है माइनस टेन एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू तो ये पता है कि p जो है फंक्शन ऑफ x है, बट यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है वाई स्क्वायर सेक x है, यानी एक तो फंक्शन x का है बस यहाँ पे वाई स्क्वायर है। तो जब भी y का पावर n q में गिवन है मतलब वो बर्नौली फॉर्म है। बर्नौली फॉर्म के लिए हमें क्या करना होगा कि इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड कर, तो वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दें पूरे को, तो ये हो गया वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस यहाँ पे हो जाएगा y के पावर माइनस वन ऊपर में टेन एक्स और e इक्वल टू माइनस ऑफ सेक एक्स। अब नाउ ये यहाँ पे जो वैल्यू है y के पावर माइनस वन, इसी को हम मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को ही चेंज करते हैं, y को ही, है ना, y का यहाँ पे टर्म नहीं आना चाहिए। तो ये आसानी से देखा, ये बर्नौली ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया इस टाइप इक्वेशन को, इसलिए इसे बर्नौली इक्वेशन कहा। तो वन बाई वाई इक्वल टू वी पुट कर लिया तो माइनस वन बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वाई पावर माइनस माइनस इंटू माइनस वन वाई पावर माइनस टू यानी वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, और ये वैल्यू इसमें पुट कर दें तो यहाँ डी वी अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी टेन एक्स इक्वल टू माइनस सेक एक्स, माइनस विल बी कैंसिल आउट तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स वी टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स। अब ये इस फॉर्म का हो गया, देख रहे हैं p, ये इसको इधर लिख लें टेन एक्स इंटू वी, मतलब टेन एक्स p की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ v, उसको इधर या उधर होने से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि p का कोफिशिएंट क्या है, तो उसको लेफ्ट लिखा या राइट। तो यहाँ v जो है v का कोफिशिएंट वो p है, टेन एक्स है, तो p जो हो गया टेन एक्स एंड q जो है वो सेक एक्स है। तो यूजिंग द रूल, रूल क्या करता है कि पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लें। व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e टू द पावर टेन एक्स डी एक्स, p की वैल्यू p जो होता है वही इंटीग्रेट हो जाता है e के पावर। अब टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, मान लो अगर भूल गया हो तो टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, तो अगर cos x को t मानेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, ये माइनस डी टी अपॉन टी आ जाएगा यानी माइनस लॉग टी, और e की पावर माइनस लॉग टी तो e टू द पावर माइनस लॉग टी, और t क्या था cos x था, तो माइनस लॉग cos x लिखें, या इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो e की पावर माइनस लॉग cos x, क्योंकि माइनस को उधर भेज दें तो वन अपॉन cos x के पावर माइनस वन यानी वन अपॉन cos x, वो सेक x हो जाएगा, e पावर लॉग सेक x, और e पावर लॉग सेक x मतलब ये वैल्यू सेक x की, तो दिस इज द सेक x, तो v इंटू सेक x और दिस इज इक्वल टू जो इसका राइट हैंड साइड में क्या था सेक एक्स, तो सेक एक्स था, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी क्या है इसमें सेक एक्स ही आया, तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स दिस बिकम सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी,
तो सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस सी, ये आ जाएगा आपका। तो इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा वो v की वैल्यू रख दो तो y इंटू सेक एक्स इक्वल टू, और इसका सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x प्लस। ये c कांस्टेंट पहले ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट रखा जा चुका है, इसलिए दोबारा आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये ध्यान रखें। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन। दूसरा होता है ट्रेजेक्ट्रीज। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेजेक्ट्री? ट्रेजेक्ट्री ऑफ द कर्व या ऑर्थोगोनल, किसी पे कोई कर्व ऑर्थोगोनल कैसे होगा, तो ये कैसे फॉर्म कर सकते हैं? ऑर्थोगोनल के लिए आप जानते हो कि हम dy बाई डी एक्स निकालें और m1 m1 एंड m2 इक्वल टू -1, यानी दोनों का यदि स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो तो वो हम बोलते हैं कि वो ऑर्थोगोनल है। माने ऑर्थोगोनल मतलब कि जो एक ट्रेजेक्ट्री है, दूसरा कर्व उसके ऊपर जो भी होगा उसके सभी मेंबर उस कर्व से अगर कट कर रहे हैं तो सभी मेंबर उसके द्वारा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इसको फॉर्म कैसे करेंगे? तो दो तरह से, अगर मान लो इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है तो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स जो होगा पहले जब निकालेंगे फर्स्ट का, तो सेकेंड पे जब करेंगे तो m1 m2 क्या हो जाएगा -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, और इसको जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -dx अपॉन dy। यानी सिंपली कुछ नहीं करेंगे, कर्व का पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, dy बाई डी एक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे? -dx अपॉन dy से, और फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से dr अपॉन डी थीटा जो पोलर फॉर्म में होगा उसको रिप्लेस कर देंगे -r² डी थीटा अपॉन dr, तो वो पोलर फॉर्म का रहेगा, और वहां से फिर उसको सॉल्व करेंगे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देन यू कैन फाइंड ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस या ऑर्थोगोनल। ठीक है, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that family of parabola is orthogonal trajectory of the family of ellipse। ठीक है, ये जो है वो फैमिली ऑफ इलिप्स पे ऑर्थोगोनल। तो पहले हम इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकाल लें, क्योंकि इसको बोल रहा है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगा, तो पहले हम इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, इसका फैमिली ऑफ इलिप्स। तो इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे? इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये 2x, 2 2 जा 4, 4y के रिस्पेक्ट में होगा ये, और फिर dy बाई डी एक्स, तो 4y dy बाई डी एक्स एंड माइनस dy बाई डी एक्स, दिस इक्वल टू 0। यानी ये हो गया 2x प्लस, यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन कर लें, 4y माइनस 1 dy बाई डी एक्स। अब इसको ऑर्थोगोनल होना होगा, तो ऑर्थोगोनल के लिए क्या होना कि dy बाई डी एक्स इज रिप्लेस बाई माइनस dx बाई डी एक्स। इसको हम माइनस dx अपॉन dy से रिप्लेस करें, तो माइनस dy बाई dx अपॉन dy से रिप्लेस कर दो dy बाई dx को। जब dy बाई dx को माइनस dx अपॉन dy से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 1 माइनस dx अपॉन dy इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस dx अपॉन dy इक्वल टू 0। तो अब इसको dx अपॉन dy है, तो dx अपॉन dy में ही अगर लिखना चाह रहे हैं तो पहले इसको उधर कर देंगे, तो माइनस 2x, फिर ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dx अपॉन dy जो हो गया 2x अपॉन 4y माइनस 1, और dy बाई dx जब करेंगे इसी को तो 4y माइनस 1 अपॉन 2x। वैसे dx अपॉन dy लिखो या dy बाई dx, उससे कोई मतलब नहीं। फिर क्या करेंगे? y वाले टर्म को x की तरफ, y वाले टर्म को y की तरफ और x वाले टर्म को x की तरफ हम कर देंगे। तो y वाले टर्म को आप इस साइड ला ले देंगे, ये हो जाएगा आपका dy अपॉन 4y माइनस 1 और dx अपॉन 2x। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ये तो सिंपल है।
1/4 आ जाएगा, log ऑफ 4y में log t बन जाएगा ना, 4y माइनस 1 को t रखेंगे तो कांस्टेंट ही है, 1/4 dx में आ जाएगा, तो 1/4 पहले एंड log 4y माइनस 1, उसी तरह से यहाँ पे 1/2 log x। अब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट आप रख ले, अब इन्होंने 1/2 log a में रख लिया इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, अदरवाइज आप चाहे c1 से टू जो, तो 1/2 log x, ठीक है, तो इसको ये किया गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब लॉगरिथम रूल से, तो ये log 4y माइनस 1 और इसको उसर कर दिया तो 2 log x प्लस 2 log a, कांस्टेंट log a में ही रख लिया इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, और कुछ नहीं, क्योंकि ये log इतना है तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो log a और इंटू log x, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से हो गया 4y माइनस 1, log a भी कर लोगे, log a प्लस log b, ये क्या है, log ऑफ x स्क्वायर log ऑफ y स्क्वायर a स्क्वायर, तो log a x स्क्वायर log b, log a प्लस log b क्या होता है, log ऑफ ab, तो ये log ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, और ये है log ऑफ 4y माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट 4y माइनस 1 इक्वल a स्क्वायर x, ये आ गया। So what is the y? Y equal to that thing, 1/4 a square x square plus 1/4। अब ये यही कह रहा है कि ये रिक्वायर्ड इसके इक्वल होगा, y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस के, यहाँ पे x स्क्वायर आ ही रहा है, c की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे a स्क्वायर बाई 4। अब कंपेयर कर दें, क्योंकि जो क्वेश्चन कह रहा था वो कह रहा था कि फाइंड फॉर विच a such that the family of parabola is the orthogonal trajectory, यह जो होगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होगा, किस पे, इलिप्स पे, तो इलिप्स पे हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकाल लें, तो जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री इलिप्स पे आएगा वही इसके इक्वल होगा, पैराबोला, पैराबोला टाइप ही है, फिर वहीं से कोफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू। कह रहा है कि प्रूव दैट दैट एंड दैट आर सेल्फ ऑर्थोगोनल फैमिली, मतलब ये अपने में ही ऑर्थोगोनल, कोई बात नहीं, करेंगे तो सेम वही, यहां से भी dy बाई डी एक्स निकालेंगे और dy बाई डी एक्स को रिप्लेस कर देंगे माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से, और फिर वहां से वैल्यू एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से, है ना, लैम्डा को, और देन यू कैन फाइंड दिस थिंग, यहाँ से आप इसकी वैल्यू को आप निकाल लेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, तो आपको ये वैल्यू, तो ये तो सेम हो गया कि उसी वैल्यूज पे आपको निकालना है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एग्जैक्ट हम बता दें, यहाँ पे तो ये केवल ओनली टर्म दिया हुआ है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि हम डायरेक्ट बिना, जैसे वहां पे हम क्या कर रहे थे कि अगर C1 C2 C3 दिया हुआ है, तीन कांस्टेंट है, तो तीनों कांस्टेंट को रिमूव करके देन वी फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जैसे एक्स वाई इक्वल टू सी, एक कर्व है, एक्स वाई इक्वल टू सी को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक माने विदाउट एलिमिनेशन क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ वाई, या इसी को हम लिख सकते हैं एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ टोटल डेरिवेटिव दिखा रहा है, कैसे लिखते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, दिस इज डी ऑफ एक्स वाई, इसको लिख सकते हैं टोटल डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ये ध्यान रखना, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों है, क्योंकि वो फंक्शन से डायरेक्ट फॉर्म किया जाता है विदाउट एलिमिनेशन, इसलिए उसको एग्जैक्ट कहते हैं। इसको एक्चुअली इंटीग्रेटिंग फैक्टर का है, इस वजह से इसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसका उपयोग हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर में करते हैं, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, अभी जो हमने बताया डी ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब एक्स टोटल डेरिवेटिव क्या होता है, जब आप इसे करोगे टोटल डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स, तो क्या होगा कि एक्स का ही ना वाई के रिस्पेक्ट जब यहाँ पे करते हैं,
तो ये प्रोडक्ट रूल जब आप लगाओगे तो x dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ y आएगा ना। तो इसी को dx को हम मल्टीप्लाई करके x dy और प्लस y dx कर देते हैं, बस ये आंसर। देन मिल गई। ऐसे ही यहाँ पे, यानी आप ये समझ जाओ यहाँ पे न्यूमरेटर रूल लगा दोगे तो आपको आ जाएगा, और जहाँ dy बाई डी एक्स लिखना है केवल dy लिखिएगा तो आपको इसको लर्न करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। माने x और dy बाई डी एक्स जगह पे आप dy लिख दो, क्योंकि ये होता क्या है कि ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो x dy माइनस y और x क्या करेंगे तो y dx अपॉन न्यूमरेटर का स्क्वायर x स्क्वायर। तो इसमें बस वही आप डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे जो डिफरेंशिएशन का है, तो वो आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्म है जो आप ध्यान रखोगे, तो इसमें अगर डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन में दिया होता है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत जगह इसका एप्लीकेशन जो भी है, आप मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, जो भी आप बना रहे हैं, कहीं मान लो सिविल इंजीनियरिंग से बीम या कर रहे हैं, तो वह एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही बन के आता है। जो मॉडलिंग होती है, मैथमेटिकल मॉडलिंग, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे में यहाँ पे दिया है मिक्सिंग प्रॉब्लम में, ए केमिकल इन ए लिक्विड सोल्यूशन विथ गिवन कंसंट्रेशन इतना पर लीटर है, are dispersed in a gas, run into a container with the rate of this, holding at the liquid with possible a specified amount of the chemical dissolved as well. केमिकल प्रॉब्लम दिया, मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज जो है वो ये क्यों है, रेट विथ केमिकल अराइव्स और रेट विथ केमिकल डिपार्ट, कैसे आ रहा है और किससे। तो इस तरह से जब आप करोगे, जो जो पॉइंट्स उसमें दिया रहेगा इन डिपार्चर कंसंट्रेशन का है, तो हम देखते हैं कि ये लास्ट में जो हमें बनता है वो क्या बनता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन करते हैं। ये आपका उसका प्रैक्टिकल है हर तरह की प्रॉब्लम में, चाहे आप एलसीआर सर्किट फिजिक्स में पढ़ रहे होगे, जो भी है, या फिजिक्स है या केमिस्ट्री में है, तो आपको वहां पे वही दिखता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ केमिकल, आप dy बाई डी टी निकालते हैं, है ना। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का ही मेन, इसी का उपयोग करके हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो जो ये मॉडल मिलेगा, मॉडल तो दिस आर डिपेंड ऑन द फिजिकल कंडीशन ऑफ दैट, ये क्या कह रहा है उसके फिजिकल कंडीशन पे ही है ये मॉडल के। इसका सोल्यूशन निकालना हो तो सोल्यूशन इसका क्या होगा, किस तरह का आएगा, तो इसमें जो है आपको, जैसे यहाँ पे रेट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल का रेट चेंज दिखा रहा है, डीके रेट जो है dN अपॉन dt माइनस टी। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम तो ये देखेंगे कि क्या किस फॉर्म का आ रहा है, तो ये डायरेक्ट फॉर्म लीनियर फॉर्म का है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e पावर kt, तो इधर वाला जीरो है तो केवल e के पावर kt इसका हो जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, n आएगा ना, n e टू द पावर माइनस kt इक्वल टू सी, क्योंकि Q वाला जीरो है तो वो जीरो हो गया, और इक्वल टू सी। तो n e टू द पावर माइनस के टी, अभी पावर के टी को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा n इक्वल टू सी ई टू द पावर के टी। तो ये इसका सोल्यूशन। तो हम इसका तमाम है, टेम्परेचर प्रॉब्लम है, आप वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ क्वेश्चन गिवन है। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन क्या है, जैसे अगर P1 x1 by any point on the curve दिया है, then the slope of tangent and P, तो पता ही है कि dy by dx at x1 y1 होता है, जब हमने टेंजेंट बताया था वही बात। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा,
तो हमने कहा कि जो आप इक्वेशन याद रखते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही आ जाएगा यहाँ पे। dy बाई डी, यहाँ पे जो टेंजेंट होता है, जो स्लोप होता है, वो dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट, उसको निकाल के यहाँ रखें। इसका नॉर्मल निकालना है तो नॉर्मल वही ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हो जाएगी। dy बाई डी एक्स का क्या होता है, -1 अपॉन कर लेंगे, तो 1 अपॉन का मतलब हो गया माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, वही ऑर्थोगोनल, इसीलिए उसको नॉर्मल कर। तो ये सब दिया हुआ, लेंथ ऑफ टेंजेंट आप कैसे निकालेंगे, दैट फार्मूला इसका क्या होगा, तो 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर एक्स ऑन वाई। तो ये आप देख लोगे, लेट ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है, रेडियस वेक्टर। सॉल्व y log x माइनस 1 y dx इक्वल टू x dy। अब इसको पहले तो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको इस साइड ले आओ, तो x dy बाई डी एक्स, और ये हो गया माइनस वाई, और ये हो गया वाई स्क्वायर लॉग एक्स। तो x dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस वाई वाई स्क्वायर लॉग एक्स। इस माइनस वाई को इस साइड ले आ गए, तो x dy बाई डी एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स। अब x से इसको डिवाइड कर दो, x से जब डिवाइड करेंगे तो dy बाई डी एक्स 1 बाई एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर लॉग एक्स। अब ये लीनियर फॉर्म तो है, बट किस फॉर्म का हो रहा है, रिड्यूसिबल बर्नौली फॉर्म हो रहा है, बन जाएगा उसमें, बर्नौली इक्वेशन है, तो ये बर्नौली फॉर्म में इसको हम करेंगे, तभी ये लीनियर फॉर्म में क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाई स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे, जब वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा वाई पावर -1 अपॉन एक्स, और ये हो गया लॉग एक्स, 1 बाई एक्स लॉग। नाउ पुट y पावर -1 equal to v. Now differentiate this with respect to y. So this become what, -1 by y square dy by dx equal to dv upon dx. ओके, अब ये नाउ पुट दिस वैल्यू, इस वैल्यू को यहाँ पे आप रख दीजिएगा, तो ये लीनियर बन गया। p की वैल्यू क्या है, -1 बाई एक्स, q की वैल्यू ये, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो e टू द पावर -1 बाई एक्स डी एक्स, -1 बाई एक्स डी एक्स माइनस लॉग एक्स, एक्स को उधर ले जाएंगे, -1 को, तो एक्स के पावर -1 मतलब 1 बाई एक्स हो गया, e टू द पावर लॉग 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स हो गया। अब इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, दैट सोल्यूशन इज v1 बाई एक्स इक्वल टू क्यू क्या है आपका, -1 बाई एक्स लॉग एक्स से इंटू 1 बाई एक्स कर दिया dx, ये आ गया माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स। नाउ इंटीग्रेट, अब इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है, तो ये 1 बाई एक्स यानी एक्स पावर -2 है, तो इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन मान के आप इसको कर लीजिए, प्रोडक्ट रूल लगा के, देन यू कैन। तो मतलब लास्ट में हमें इंटीग्रेशन ही करना, और इंटीग्रेशन के लिए हमारे रूल जो होंगे वो देखते ही फंक्शन को कि यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, जैसे यहाँ log x अपॉन एक्स स्क्वायर है, यानी x के पावर -2 इसको रख ले। अब इस केस में प्रोडक्ट रूल ही लगा सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे का कोई सब्स्टिट्यूशन तो है नहीं। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, वो log x होगा, सेकेंड फंक्शन किसको होगा, वो x के पावर, और इंटीग्रेट करके यहाँ से हम वापस, तो ये आपका सोल्यूशन यहाँ पे। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन इसमें गिवन हुए हैं उसको आप करेंगे, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया, ठीक है। नौ,
इस तरह की सभी क्वेश्चन सेम ही है। अब इनको जो अगर आप करोगे तब प्रॉब्लम आएगी, तब आप पूछ सकते हैं। सम आपको यहाँ पे एक्सरसाइज भी गिवन है, इन एक्सरसाइज को आप करेंगे। ये सारे जो है आपको अब एक्सरसाइज फॉर्म में दिया हुआ है, ये एक्सरसाइज गिवन है। इसमें आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर। इन एक्सरसाइज को आप कर डालिए। कलेक्शन अच्छा है इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का एक अच्छा कलेक्शन गिवन है। इस कलेक्शन को अगर आप कर ले गए तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चन आएंगे वो आप कर जाएंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए भी, व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दैट एंड कैसे इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये तभी आप कर पाओगे जब आप, जैसे अब यहाँ अगर इसका वाई टी इसका सोल्यूशन है तो पहले तो वाई टी को फाइंड करेंगे, तभी वाई जीरो एंड समथिंग क्या आएगा। इसके लिए क्या करना होगा कि डी वाई बाई, देखिए क्वेश्चन पूछता है क्या है, मोस्टली लीनियर फॉर्म होते हैं। डी वाई बाई डी टी है तो पहले इसको इधर डिवाइड कर दो, तो ये टी अपॉन वन प्लस टी हो गया। अब इसको चाहें तो हम वन माइनस समथिंग लिख सकते हैं, डिवाइड कर देंगे टी अपॉन, तो ये हो गया y, और दिस इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस टी। अब यहाँ p की भी वैल्यू जो होगी टी अपॉन वन प्लस टी, ठीक है। वन टाइम ले जाओगे तो वन माइनस वन अपॉन वन प्लस टी, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये लीनियर फॉर्म हो गया। p की वैल्यू ये है आपकी, और t की वैल्यू जो है वह q की यहाँ पे है। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे फिर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q, इसको इंटीग्रेट कर देंगे y आ जाएगा। तो वहां एक कांस्टेंट भी आएगा c, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू जो है यहां से निकल आएगी y जीरो इक्वल टू माइनस वन। जब पुट करोगे y जीरो यानी x इक्वल टू सब जीरो रख देंगे, तो जो वैल्यू आ रही है माइनस वन यानी c की वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट आ जाएगी। तो सी की वैल्यू आ जाएगी, फिर सी की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो इक्वेशन का वाई टी का सोल्यूशन आ जाएगा। देन यू पुट वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू वन, देन वी कैन फाइंड। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, बहुत लेंदी नहीं होता है, इजी होता है। तो ये जितने स्क्रीनिंग में देखिए आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन का एक कलेक्शन यहाँ पे, ठीक है। तो इनको करना होगा अपने से। देन नेक्स्ट टॉपिक जो इसके बाद होगा, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है इसमें। तो मोस्टली चीजें तो बता दिया इसमें, इतने ही आपके सिलेबस में है और यही आपको करना है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होती है, वेरी, इसको आप समराइज करने का भी तरीका है। क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, देन कैसे सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन को फाइंड करने का क्या तरीका है कि पहला वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का, इक्वेशन विच आर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, उसको कर लिया। तो जब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में होगा फिर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, विच डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटेन। यहाँ पे अलग है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मायने होता है होमोजीनियस सिस्टम। तो ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ फर्स्ट डिग्री की बात जो हो रही है, इन दैट केस हमें क्या करना होगा कि जो y है, y इक्वल टू माने जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज रिटेन एज y बाई एक्स फॉर्म, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स का। अगर उसमें हम उसको लिख पाते हैं, देन वी पुट y बाई एक्स इक्वल टू v और
सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर लास्ट में वो क्या बन जाता है, वेरिएबल सेपरेबल ही बन जाता है। फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म का बताया गया था, तो उसमें आपको कैसे करना है। तो इस तरह से सभी लोगों को ये बताया गया था। फिर उसका एप्लीकेशन पार्ट कैसे करना है वो आप करेंगे एप्लीकेशन में, यानी जो भी होगा, जो फिजिकल स्ट्रक्चर दिया रहेगा उसके कंडीशन के अनुसार आप फॉर्म करोगे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। फिर उसका अगेन उसका हम क्या करेंगे, सोल्यूशन। तो ये आपका डिफरेंशियल के पार्ट थे जो अब तक हम लोगों ने किया पूरे डिफरेंशियल में। तो एक साइड से शुरू किया, लिमिट, फंक्शन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। एक क्रम में आपको करना है, ये मैं ध्यान रखें, क्योंकि ध्यान तभी आपको रहेगा कि जब एक क्रम से आप पढ़ाई करेंगे कि डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन क्या हुआ, उसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे कर्व ट्रेसिंग करेंगे और एरिया कैसे फाइंड करेंगे, डिफिनिट इंटीग्रल क्या है। तो इंटीग्रेशन पार्ट को आपको चाहिए। इतना करने के बाद आप डिफरेंशियल इक्वेशन, इन्हीं का उपयोग करके हम इसको फाइंड करते हैं, हाउ कैन फाइंड द सॉल्यूशन। तो इसमें इंटीग्रेशन करने का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और ये थोड़ा सा होगा जब थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से, क्योंकि फॉर्म जब पता होंगे तो आप ध्यान से कर पाएंगे, और नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे। जनरल फॉर्म तो साइन एक्स अपॉन कॉस है, तो कैसे करें वहां पे, क्योंकि उसको हमको फॉर्म में चेंज करना है। तो ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम भी दिमाग में होनी चाहिए, और उनको एक जगह आप नोट कर लोगे, इंटीग्रेशन के इस फॉर्म को ऐसे करेंगे, इस फॉर्म में ऐसे रहेगा तो करेंगे। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर फंक्शन को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड इसमें हम लगाएं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू की जाएगी, क्योंकि इससे रिलेटेड ही होता है, तो हम लोग वेक्टर कैलकुलस का नेक्स्ट जो है हम लोग वेक्टर कैलकुलस कर लेंगे, या किसी को कोई और टॉपिक सजेस्ट करना चाह रहा है तो फिर वो टॉपिक करना। नहीं, इस पे बेस करेंगे आप, और एक वन डे हम लोग इस पे एक 10 क्वेश्चन का हम गूगल फॉर्म लिंक देंगे, ठीक है, और आपका उस पे एक मॉक टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग डेट एक फिक्स कर लो, या सैटरडे को रख लें। हम्म, आपको लिंक इसी क्लासरूम में दे देंगे, फिर आप आसानी से लिंक को ओपन करेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ABCD, आपको फाइल कर देना है। किसी कोई इसमें प्रॉब्लम? सर कब है? सैटरडे को। ओके सर। टॉपिक में पहले इसी से रिसेंट टॉपिक है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ही रख लेंगे, ठीक है, 5 to 10 क्वेश्चन मैक्सिमम। और ऐसे ही एक एक टॉपिक का या शुरू में ही कर लेते हैं, पहले डिफरेंशियल का कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी का कर लेते हैं, उससे मिला के आपको 5 to 10 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। तो स्टार्टिंग से कर लेंगे, या पूरे टॉपिक का ही कर लें, जैसा आप लोग बताओ, कुछ क्वेश्चन दे दिए जाए। टॉपिक वाइज ही कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी से आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और डिफरेंशिएशन के। तो आप रखिएगा, सैटरडे को उसका एक टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। ऑन रिकॉर्ड भी होगा, आपके लिए रहेगा, और आपके लिए भी बेटर होगा। उसको बस ऐसे देना है, उसमें कोई बहुत इशू नहीं है, आप आसानी से दे दो, उससे पता चलेगा कि आपका क्या होगा। और बहुत जटिल पहले नहीं रखेंगे, बहुत इजी वे में ही रखा जाएगा थोड़ा सा, उसके बाद फिर जो है उसको देखते हैं किस तरह का फिर आता है, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकते हैं।
सभी लोग जो है इस पे वो कर लें, अपना चैट बॉक्स में अपना नाम और नाम जरूर लिख दें जो बाद में ज्वाइन किए हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी हम लोगों की, कल जो स्टार्ट करेंगे, कल आपके लिए वेक्टर कैलकुलस का पार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो कल हम लोग वेक्टर में कुछ तो आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। कोई बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी? फिजिक्स में ये तो पढ़े होंगे ना आप लोग। जनरल वे में थोड़ा सा जानना जरूरी होता है। जैसे आप स्पीड और वेलोसिटी कहते हो, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट वेलोसिटी को आप बोलते हो कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड को आप कहते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है ऐसा? क्योंकि आप देख लो, अगर हम यहां से मूव करते हुए चले, कहीं पे भी हो, आप भी हो, एक प्लेस से अगर मूव करते हुए आप चले और फिर उसी प्लेस पे आप मान लो आ गए, यदि आप उसी प्लेस पे आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो क्या हुआ? 0। बट डिस्टेंस तो आपने 2 किलोमीटर करीब तय किया, जो भी किया, तो डिस्टेंस तो है, बट डिस्प्लेसमेंट 0 है। यानी डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है कि आपकी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी और लास्ट पोजीशन क्या थी। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, बट डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा। इस वजह से स्पीड को जो है हम वो वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, हाँ, वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और स्पीड को जो है हम स्केलर क्वांटिटी, जो कि इस पे जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है, डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, वह केवल मैग्नीट्यूड। ठीक है, केवल उसकी मैग्नीट्यूड है। यानी उसका अगर हम लेंगे वो मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो तो डायरेक्शन पे नहीं डिपेंड। तो कुल मिला के ये कि जो वेक्टर क्वांटिटी आप पढ़ते हो उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये किस तरह से आप समझेंगे तो आसानी होगा कि उसका रिजल्टेंट होगी। वही हमारे एड्रेस पे भी होता है। हमारा जो व्यवहारिक एड्रेस है, अगर हम बताएं कि नहीं हमारा घर इस चौराहे से 2 किलोमीटर दूर है, तो बात चौराहे से 2 किलोमीटर तो किस डायरेक्शन में, ये देना पड़ेगा, ईस्ट में, वेस्ट में, लेफ्ट, राइट, तभी आदमी वहां पहुंच सकता है। तो ये डिपेंड करता है हर चीज जो जो है फील्ड का। अब ये हम मैथमेटिकली तो नहीं बता पाएंगे, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उस क्वांटिटी को, इसलिए हम लोग तो एज्यूम करके चलेंगे यहाँ की ये स्केल वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये तो ये तो क्लियर हो गया कि वेक्टर का जो एडिशन होगा, और जो एडिशन आपका स्केलर का होता है कि 2 + 3, तो 2 + 3 5 आप कर लेते हो, और उसमें 2 मीटर ईस्ट हो और 5 मीटर वेस्ट हो, तो वो तो नहीं कर पाएंगे उसका एडिशन की 2 + 3 ऐसे आएगा, तो उसका रिजल्टेंट अलग आएगा। तो हमें लगता है कि थोड़ा बहुत ज्ञान आप लोगों को इसके बारे में होगा, अगर नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे, शुरू से ही बता देंगे। तो इसमें क्या होता है कि फिर वो रिजल्टेंट देखते हैं कि वेक्टर प्रारंभ से क्या था और ये था। जैसे अगर मान लो डायरेक्शन में है कि इधर से गया और मोमेंट फिर ऊपर की तरफ हुआ और इनके बीच में जो एंगल बना 90 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट जो आता है वो क्या आ जाएगा? ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। और हाइपोटेनियस क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये तो चलता है। तो इस तरह से हमें करना है। तो थोड़ा बहुत अगर फिजिक्स से आप लोग पढ़े हो तो वो थोड़ा देख लेना, जैसे एक्सेलरेशन, फोर्स, है ना। हमारा यहाँ पे क्या है कि हम लोग उसके कैलकुलेशन पार्ट को ही देखेंगे कि दो वेक्टर क्वांटिटी को कब ऐड ऐड करेंगे क्या होगा,
मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, जैसे दो वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन क्या वेक्टर ही होगा, दो का सब्ट्रैक्शन ये वेक्टर ही होगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ज्यादा यहाँ पे हम लोग फोकस नहीं करते हैं। इसलिए आपके यहाँ भी जो आता है, जो मैथमेटिकल आता है, वो स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर प्रोडक्ट से और वेक्टर प्रोडक्ट से आता है। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्यों होता है, क्योंकि क्योंकि यहाँ तो हम कर रहे हैं वेक्टर का प्रोडक्ट कर रहे हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट कर रहे हैं, और दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो है वो दो तरह का क्यों हो रहा है। एक क्यों कह रहे हैं हम वेक्टर क्वांटिटी माने स्केलर प्रोडक्ट, और एक को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस और डॉट से जो आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखा गया है, फिजिकली ये देखा गया है, जैसे वर्क है, वर्क भी होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और टॉर्क में भी वही होता है, एफ इंटू आर ही होता है, डिस्टेंस बिटवीन दैट, जिसको आप मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, टॉर्क। बट टॉर्क जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं। ये देखा गया फिजिकली, इसीलिए यहां से हम दो तरह का क्लासिफिकेशन, दो वेक्टर क्वांटिटियों का प्रोडक्ट आइदर वेक्टर होगा, आइदर स्केलर हो सकता है, आइदर वो स्केलर भी होगा, आइदर वो वेक्टर होगा। इसलिए यहाँ प्रोडक्ट जो हुआ वो दो भागों में डिवाइड हो गया, एक को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और एक को वेक्टर प्रोडक्ट। तो अब मैथमेटिकली तो हम स्केलर प्रोडक्ट का पढ़ेंगे, कैसे स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, क्या करेंगे, आई जे के और ये सब क्या होता है। और यहाँ पे वेक्टर, वेक्टर में क्यों करेंगे और कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये इनिशियल वे का आपको होगा कि इनिशियली हमको क्या करना है वो हमने आपको, तो ठीक है, कल से इसका हम डिटेल विद पीडीएफ आपको बताएंगे कि वेक्टर में क्या हो, और फिर इस पे हमें क्या क्या है और क्या क्या क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना। ये जब हो जाएगा तो ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम कर लिया जाएगा, और उसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर एलजेब्रा पार्ट रहेगा, उसको पुनः करा दिया जाएगा, तो आसान हो जाएगा। इस तरह से आपके कोर्स भी लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट मंथ तक आपका, बट ये है कि आप लोग कंटिन्यूअस बने रहे। दूसरा, स्कीम का कोई भी लाभ लेने के लिए जो नाम तो रिकमेंड हम तो वही कर पाएंगे, अगर हमसे पूछा जाता है कोई भी लाभ अगर स्कीम के दी जा रही है तो वो तो अटेंडेंस बेस पे ही दे सकते हैं। तो जिन लोगों का अटेंडेंस पे आ रहा है तो आप लोग ये बने रहे कंटिन्यूअस अटेंडेंस पे, तो ये आपका नाम जाएगा। कोई भी लाभ अगर मिलना होगा स्कीम का, वो आपको प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे वेक्टर कैलकुलस के साथ। अभी हिमांशु कुमार अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, किसी को और कुछ पूछना हो तो अभी पूछ सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग कल फिर मिलेंगे इसी समय पे, या लिंक सेम होता है तो इसलिए अगर हम बताना भी भूल जाएं तो आप लोग इस लिंक को अपना सेव रखें और उसको गूगल मीट पे जब भी हो टाइम आप अपना उस समय जो है ज्वाइन कर लें। प्रयास करें आप राइट टाइम पे ज्वाइन कर लें ताकि क्लास आपकी समय से स्टार्ट हो। टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ाई करते हैं तो अपना जो टॉपिक मिस हो जाएगा फिर क्लास खत्म। ठीक है, ओके।